प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छा है और सिर्फ इंडियन मार्केट्स का नहीं, वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और ज़्यादातर एसेट क्लासेस भी अगर आप देखेंगे ना, उसमें बहुत सारा चेंजेस आया है। ठीक है, तो अचानक ऑल ऑफ अ सडन ये मार्केट्स इतना अच्छा क्यों हो गया? ऑफ कोर्स आप लोग को पता चल ही गया होगा ना, ईरान और इजराइल का जो इशू चल रहा था, फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट लग रहा है कि वो रुक गया है। ठीक है, जो वॉर चल रहा था रुक गया है। डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पे। यानी हाँ, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन हाँ, अब इस पर डिस्कशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो हुआ, किसका फ़ायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ा, ये सब हमें जानना चाहिए। जो पॉलिटिक्स है तो इसके बारे में जानेंगे। और अब ये वॉर ऑलमोस्ट रुक गया तो इसके बाद क्या, मतलब अब इंडियन मार्केट क्या देखेगा या यूएस मार्केट क्या देखेगा, किसके आधार पे उसका परफॉर्मेंस आएगा, ये चीज़ों को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट्स देख लेते हैं। इंडियन मार्केट से स्टार्ट करते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सेक्टर्स और थीम देखेंगे तो इंटरेस्टिंग है। डिफेंस जो कि बहुत अच्छा कर रहा था, डाउन चला गया। एक्सपेक्टेड है ना, वॉर चल रहा था तो मतलब ये सब सेंटीमेंट का है। ठीक है ना, सेंटीमेंट मैंने बताया, शॉर्ट टर्म में तो सेंटीमेंट ही काम करता है ना, और ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल और परसों में जो भी डिफेंस कंपनीज हैं उनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। ठीक है, सेंटीमेंट है। ऑटो कल बुरी तरह से गिरा था, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया एक दिन में। ठीक है, सेंटीमेंट है। स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है। शॉर्ट टर्म में 100% लक है। डेली बेसिस में बताता हूँ, शॉर्ट टर्म के चक्कर में ना पड़े। मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंपनी का परफॉर्मेंस, ठीक है, रियलिटी देखिए, कंजम्पशन देखिए, बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट्स देख लेते हैं। एशिया देखिए, सभी कुछ पॉजिटिव। हांगकांग तो 2% के आसपास ऊपर है। चाइना, जापान का मार्केट, इवन ऑस्ट्रेलिया भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास ऊपर है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स देख लेते हैं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी, ज़्यादातर मार्केट्स 1% या उससे ज़्यादा ऊपर है। यूएस का प्री मार्केट देख लेते हैं, फ्यूचर्स कहाँ पे, ये देखिए यहाँ भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास मार्केट्स ऊपर है। सभी जगह तेज़ी है। ठीक है, तो ये तो समझ में आपको आ गया हो क्यों तेज़ी है। ठीक है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है समझना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरे एसेट क्लासेस का जानना जरूरी है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन बॉन्ड्स ना 10 ईयर जी सेक यूएस का, वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे देखेंगे तो पहले के मुकाबले नीचे आया ना, 4.4% के आसपास चल रहा था। ठीक है, तो ये नीचे आया, क्यों नीचे आया है? तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि फाइनली यूएस में लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट आने वाला है। ठीक है, तो मोस्टली कुछ महीनों में आप देखेंगे 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स इसी साल इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि रेट कट होंगे, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद ऑफ कोर्स ईरान इजराइल, तो वहाँ जो क्रूड का जो प्रॉब्लम चल रहा था ना, क्रूड बहुत तेज़ी से ऊपर गया था। ठीक है, यहाँ देखिए क्रूड ऑयल, हाँ, तो इसके कारण भी रिलीफ मिलता है मार्केट को। क्रूड बहुत तेज़ी से नीचे आया ना, 76, 77, 78, 79 इस रेंज में चल रहा था क्रूड पिछले कुछ दिनों से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, लेकिन हाँ, जैसे ही ये थोड़ा सेटलमेंट आया पूरा गिर गया ना, 69 से भी नीचे आ गया। और क्रूड तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ठीक है, आने वाले कुछ समय तक, कुछ सालों तक इनफैक्ट आप मान कर चलें कि क्रूड 60, 65, मैं ब्रेंट क्रूड की बात बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत अप डाउन ऑफ कोर्स अगर क्या होता है वर्ल्ड में उसके आधार पे होगा, मोस्टली इसी रेंज में रहना चाहिए। फिर से उसी के आसपास 65 के रेंज के आसपास जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है इंडिया के लिए। उसके बाद किंग ऑफ गुड टाइम्स, हाँ, क्रिप्टो, ये सब हमेशा याद रखें जो मैं बोलता हूँ ना, लाइफ टाइम आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में मदद करेगा। क्रिप्टो हमेशा किंग ऑफ गुड टाइम्स है। जब सब कुछ अच्छा होगा तो ये तेज़ी से ऊपर जाएगा। ठीक है, जब प्रॉब्लम चल रहा था, क्रिप्टो 1 लाख, ये जो बिटकॉइन है 1 लाख से भी नीचे चला आया था ना, अब फिर से तेज़ी से ऊपर चला गया है। ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसीज देखेंगे क्योंकि थोड़ा पॉजिटिविटी आया है मार्केट में। और किंग ऑफ बैड टाइम्स, ठीक है, वो देखिए नीचे चला गया गोल्ड। हाँ, गोल्ड तो अच्छा खासा गिरा है, सिल्वर में भी गिरावट आया है थोड़ा। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझना चाहिए। कोरिलेशन ना, डिफरेंट एसेट क्लासेस का कोरिलेशन क्या है। ठीक है, यूएस डॉलर्स देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसको क्या हुआ, ये 99 के आसपास जा रहा था। ठीक है, तो ये गिर गया क्योंकि वर्ल्ड में जब भी प्रॉब्लम आएगा, मैंने बताया है, वर्ल्ड में प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा, जो पैसा यूएस में जाएगा, ठीक है, यूएस में जाएगा तो यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा। अब क्या हुआ, थोड़ा मैटर सेटल हुआ तो यूएस डॉलर वीक हो गया थोड़ा। ठीक है, रिस्क नहीं है ज़्यादा। ठीक, ये हुआ। इंडिया में भी देखिए तो इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है हमारा, बॉन्ड यील्ड नीचे आया है ना। बॉन्ड यील्ड नीचे आया मतलब
गिल्ट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है परेशान थे, उनका रिटर्न्स थोड़ा बढ़कर आएगा। मतलब डेट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ रिटर्न थोड़ा बढ़कर आएगा कल आप जब चेक करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड थोड़ा नीचे आया है। तो कोई ज़्यादा गिल्ट में फिर से देखिए, गिल्ट में अभी फिर से इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं, पहले का किसी का है वो अलग चीज़ है। मतलब मैंने तो अपना बताया भी नहीं, मैंने तो निकाल लिया, ठीक है, पहले ही। लेकिन हाँ, मतलब नया इन्वेस्टमेंट करने का फ़िलहाल पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि सही समय है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट जो कट होना था इंडिया में हो चुका है, यहाँ से मे बी 25-50 बेसिस पॉइंट्स, उससे ज़्यादा तो फिलहाल नहीं लगता है कि रेट कट होगा, ठीक है, इसको इस तरह से देखें। लेकिन हाँ, जैसे शॉर्ट टर्म डेट फंड, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो कभी भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वो सब तो अच्छे एवेन्यूज़ है, ठीक है। ये क्लैरिटी मिल गया होगा। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि चल क्या रहा है वर्ल्ड में फ़िलहाल, ठीक है। तो देखिए, ये जो ईरान और इजराइल का जो वॉर हुआ, ठीक है, उसमें बाद में ऑफकोर्स यूएस भी आया, तो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, मोस्टली जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और स्टॉक मार्केट पे कोई खास निगेटिव असर इसका नहीं पड़ेगा। कल हमने इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्यों किया था? क्योंकि यूएस बीच में आ गया। अगर सिर्फ ईरान और इजराइल का मैटर होता ना तो अभी कई दिनों तक और चलता रहता, दोनों एक दूसरे को डैमेज करते रहते। लेकिन जैसे ही यूएस आ गया तो ऑफ कोर्स यूएस और इजराइल को जब आप मिला देंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, ठीक है। ईरान के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ईरान के फेवर में, देखिए बोलने में कुछ नहीं जाता है ना, मैं कंडेम करता हूँ, मैं ईरान का फेवर करता हूँ, ये वो, उससे क्या फ़ायदा, मतलब उससे क्या होगा ना। जैसे यूएस ने ना वो मैदान में आया, उतरा, अटैक किया, ऐसे ना बेनिफिट मिलेगा। तो ईरान को, मतलब पेपर में तो सपोर्ट करने वाले बहुत लोग थे, बट एक्चुअली किसी ने किया नहीं। ईरान किस पे काउंट कर रहा था? जैसे रसिया था, चाइना था, किसी ने भी सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, हेल्प तो किसी ने नहीं किया डायरेक्टली आके। उसी तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ ना, मुस्लिम कंट्रीज से एनी हाउ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि हेल्प करेगा, लेकिन एटलीस्ट ईरान को था एक्सपेक्टेशन कि शायद कोई हेल्प करेगा। कोई भी मुस्लिम कंट्री सामने नहीं आया। पाकिस्तान जो कि बहुत कुछ बोल रहा था, वो भी कुछ नहीं ना। तो इसीलिए कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ईरान का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कोई सपोर्ट में आ जाता, कोई बड़ा कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री, तो ऑफकोर्स वहाँ पे ईरान भी फाइट करता, मतलब इतनी जल्दी हथियार नहीं डालता। लेकिन उसका कोई चारा नहीं था, और वही हो भी रहा है ना, फाइनली ईरान भी। देखिए, यहाँ पे जो भी हुआ इससे सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा ना, नंबर 1 अगर आप पूछें तो होगा यूएस, ठीक है ना। क्योंकि ये जो भी न्यूक्लियर वॉर, मतलब ये जो न्यूक्लियर बना लेता अगर, ठीक है ना, बॉम्ब ईरान, तो उससे सब नंबर 1 रिस्क किसको होता? नंबर 1 रिस्क होता है यूएस को। और नंबर 2 होता किसको? नंबर 2 होता है इसराइल को। और नंबर 3 मोस्टली, मतलब मेरा पर्सनल है, लेकिन वो शायद इंडिया को होता है। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, तो यूएस जो चाहता था उसने कर लिया, ठीक है। नंबर 2 उसका बेनिफिशियरी हुआ इसराइल। इसराइल के देखिए 2 टारगेट्स थे। एक तो कि भाई न्यूक्लियर बम हटाओ, क्योंकि ईरान हमेशा से मेंटेन करता है कि इसराइल को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, कोई भी नहीं बचना चाहिए वहाँ, ठीक है। ऑफकोर्स न्यूक्लियर बम बना लेगा तो इसराइल के लिए, क्योंकि यूएस तो बड़ा कंट्री है ना, तुम अटैक करोगे, कुछ डैमेज करोगे, लेकिन फिर भी हम बच जाएंगे। लेकिन इसराइल तो बहुत छोटा कंट्री, बचेगा ही नहीं ना। तो ये तो उसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन इसराइल चाहता था रिजीम चेंज, क्योंकि अगर कोई मॉडरेट आ जाएगा ना, तो इसराइल को लग रहा था कि भाई ये जो उन लोगों ने अपना प्लान बनाया हुआ पूरा इसराइल ही ख़त्म कर देंगे, शायद उसमें कुछ चेंजेस आए स्टैंड में, जो कि इसराइल के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव था। लेकिन यूएस वो नहीं चाहता था, क्योंकि अगर आप रिजीम चेंज करोगे तो मतलब कि वहाँ पे इन फाइटिंग बहुत शुरू हो जाएगा और मिडिल ईस्ट पूरा इनस्टेबल हो जाएगा, जो कि यूएस के लिए हेडेक है। क्योंकि मिडिल ईस्ट मोस्टली जो मुस्लिम कंट्रीज़ वहाँ पे, तो यूएस जो भी बोलता है वो करते हैं, ठीक है। तो ईरान में अगर बहुत ज़्यादा टेंशन्स आ जाएंगे तो आसपास के कंट्रीज़ में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लस वहाँ से पूरा ऑयल और गैस आता है। अगर वहाँ इनस्टेबिलिटी आए तो पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है, यूएस के लिए भी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको इस तरह से देखें, यूएस नहीं चाहता था वो करना, इसीलिए रिजीम चेंज नहीं हो पाया। अगर यूएस हाँ बोलता तो बिल्कुल हो जाता ना, या फिर ईरान भी इसीलिए रुक गया, ठीक है ना। ईरान अगर इसको और एस्केलेट करता तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होता वहाँ पे यूएस और इसराइल का, वो था रिजीम चेंज, ठीक है। तो यही होता है ना, मतलब जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, जब तक आम जनता लड़ाई में मर रहा है, सैनिक मर रहे हैं, तब तक ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। लेकिन जब खुद पे आ जाता है ना, तब जाकर वो रिएक्ट करते हैं। उन्हें भी लगा कि भाई अब अगर इसके बाद एस्केलेट करेंगे तो फिर हमारा नंबर आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे रोक दिया गया। और इंटरेस्टिंग क्या है ना कि मतलब रोकने से पहले, सीज़ फायर से पहले, मतलब कतर या फिर इराक में जो यूएस के बेसिस हैं वहाँ पे सो कॉल्ड ईरान ने अटैक किया, ठीक है, ठीक है। और ईरान ने और उसके बाद इसराइल पे भी अटैक किया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है, मतलब क्या कॉमेडी में बोलूँगा, अनफॉर्चुनेट है, बट ट्रंप ने बोला, मतलब थैंक किया ईरान को कि भाई तुमने जो अटैक किया था कतर पे मिसाइल से ना, अटैक करने से पहले तुमने हमें बता दिया,
ताकि हम सारे रिसोर्सेज वहाँ से निकाल लें, प्लस तुम जो मिसाइल मार रहे हो उसको हम एयर में ही उड़ा दें। मतलब जनरल पब्लिक का आप सोचो ना, वो लोग बेचारे क्या लगे हुए हैं, ऊपर से क्या हो रहा है, ठीक है। एनी हाउ, तो ये सब हुआ। अब ट्रम्प को फिर से नोबेल प्राइज़ चाहिए होगा ना। अब फिर से बोलेंगे कि भाई पहले तो इंडिया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉर उन्होंने रुकवा दिया था, उसके लिए चाहिए था, पाकिस्तान भी चाहता था कि भाई ट्रम्प को मिले, ठीक है। उसके बाद अटैक किया यूएस ने, अब फिर से रुकवा दिया है, तो फिर से वो बोलेंगे मुझे नोबेल प्राइज़ चाहिए। सो लेट्स सी, ठीक है। देखिए ये सब चल रहा है, बट यही है ना, जो पावरफुल है ना वो जो चाहे करेगा। आप लोग को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो यूएस बहुत ज़्यादा पावरफुल है अभी, और ये जो अटैक किया ना यूएस ने, एक सिग्नल भी गया वर्ल्ड को, ठीक है, जिस तरह से अटैक किया। क्योंकि जिस तरह का कैपेबिलिटी यूएस के पास है वैसा किसी के पास नहीं है। तो ऑफ कोर्स एक मैसेज गया, रसिया के लिए भी गया, चाइना के लिए भी गया, कि तुम लोग ठीक बात है, तुम्हारे पास पावर है, लेकिन यूएस जैसा पावर नहीं है, तो जो भी करो सोच समझ कर करो, क्योंकि यूएस है, ठीक है। तो वो एक सिग्नलिंग भी था ट्रम्प की तरफ से पूरे वर्ल्ड को, जिस तरह से अटैक किया गया, ठीक। सो ना ये सब तो हो गया, और मोस्टली फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट लग रहा है कि मामला सेटल कर गया है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी प्रॉक्सीज थे ईरान के, इसराइल ने उन सभी को बुरी तरह से डैमेज किया है, तो नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि वो उठेंगे, ठीक। ईरान को भी इस तरह का पनिशमेंट मिला है कि फॉर द टाइमिंग नहीं लगता है कि ईरान और इसराइल का कोई इशू आएगा। फ्यूचर में तो आएगा, देखिए वो कुछ नहीं किया जा सकता, फिर से आएगा वो प्रॉब्लम कुछ सालों के बाद, ठीक है। वो तो बिल्कुल, आप जैसे इंडिया पाकिस्तान ना है, ठीक बात है, कुछ दिनों का शांति हो, फिर से वापस आएगा। उसी तरह से ईरान इसराइल का जो इशू है फिर से वापस आएगा, बट फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट थोड़ा सा वहाँ पे रिलीफ है, ठीक है। इंडिया भी लेट्स सी, अगर पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान का भी जो न्यूक्लियर वेपन है ना, हमेशा ध्यान में रखें, नंबर 1 टारगेट उसका इंडिया नहीं है, उसका नंबर 1 टारगेट होगा अमेरिका, उसके बाद नंबर 2 होगा इसराइल, नंबर 3 होगा इंडिया, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है ना, बोला जाता है, ऑफ कोर्स मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, कि यूएस मोस्टली यूएस के कंट्रोल में है, क्योंकि यूएस उसे छोड़ नहीं सकता। अगर छोड़ा, क्योंकि वहाँ तो पूरा टेररिस्ट भरे पड़े हैं ना, अगर उनके हाथ में आया तो सबसे पहला जो टारगेट होगा यूएस होगा, ठीक है। इन टेररिस्ट का नंबर 1 जो एनिमी है वो इंडिया नहीं है, इनका नंबर 1 एनिमी है यूएस, क्योंकि जानते हैं कि यूएस सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो चाहता है करता है। तो सबसे पहले उसको डैमेज करेंगे, उसके बाद इसराइल को डैमेज करेंगे, इंडिया नंबर 3 पे आएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखें, अगर टेररिस्ट के हाथ पे लगा तो इसीलिए यूएस ना पाकिस्तान का ज़्यादातर कंट्रोल में यूएस के, बिना यूएस के। और यूएस चाहे तो जब चाहे तब पाकिस्तान का जो भी न्यूक्लियर एसेट्स है उसे ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इंडिया, ठीक है। यूएस के सामने देखिए 2 है, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी है उसका चाइना, लेकिन उसको पता है कि इंडिया भी ऊपर आएगा, इंडिया को भी कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, इसलिए वो भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से वीकेन किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत हेल्प करता है ना। मान लीजिए इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, या फिर यूएस का कोई बात नहीं मान रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऑफकोर्स फिर पाकिस्तान को, चाइना भी पाकिस्तान को इंडिया की तरफ फेंकेगा, यूएस भी पाकिस्तान को इंडिया की तरफ फेंकेगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो पैसा देकर आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये बहुत कुछ जियो पॉलिटिक्स है। और देखिए, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, मार्केट में लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहते हैं, तो आपको जियो पॉलिटिक्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक्सपर्ट बनना, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बेसिक आइडिया होना चाहिए। इससे जो भी मूवमेंट है ना, बहुत हद तक स्टॉक मार्केट्स का मूवमेंट इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद है कि भाई अब क्या स्टॉक मार्केट में अब किस डायरेक्शन में जाएगा, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखिए, अभी यूएस को अगर आप देखें ना, तो यूएस में भी रेट कट के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। इस तरह का माहौल बन रहा है वहाँ पे, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो लग रहा है कि 25 to 50 बेसिस पॉइंट, 25 तो लग रहा है कि जल्दी ही होगा, और 25 और होगा इसी साल, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद टैक्स कट का बात चल रहा है, ठीक है। तो टैक्स कट अगेन होता है यूएस में, वो भी स्टॉक मार्केट के लिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए वो निगेटिव जाएगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी डेट बहुत ज़्यादा है। यूएस उस डेट के कारण बैठेगा भी ना, आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने जा रहा है यूएस में। बट फॉर द टाइम बिंग अगर आप देखें तो यूएस स्टॉक मार्केट के लिए वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट यूएस का परफॉर्म अच्छा करेगा नियर फ्यूचर में, आप देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। अगर ये सब होता है तब, ठीक है, प्रोवाइडेड ट्रम्प ये जो टैरिफ खेल रहा है ना, वहाँ फिर से एस्केलेट ना करें, क्योंकि 9 जुलाई से तो फिर से प्रॉब्लम आने वाला है। उम्मीद नहीं है कि वो एस्केलेट करेंगे, क्योंकि यूएस को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अगर नहीं होता है तो पॉजिटिव है यूएस के लिए, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। इंडिया को अगर आप देखेंगे, इंडिया में अगेन 2 चीज़ें आपको देखना है, एक देखना है वैल्यूएशंस और दूसरा देखना है अर्निंग ग्रोथ, दैट इज कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। वैल्यूएशंस मैंने कल भी डिस्कस किया था, ज़्यादा है, ठीक है। जेफरीज का भी कल मैंने आपको बताया था डिटेल, वो भी यही मान रहे हैं कि भाई वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप अपना अर्निंग ग्रोथ बढ़ा लो,
कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ अगर ऊपर जाएगा तो ज़्यादा वैल्यूएशंस भी आपको रीजनेबल लगने लगेगा। वैल्यूएशन ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि इंडियन कंपनीज का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे परफॉर्मेंस वापस आएगा। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट क्वार्टर शायद कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को ना मिले, थोड़ा बहुत तो ऑफकोर्स होगा, लेकिन इसके बाद से मैं सेकंड हाफ हमेशा बोल रहा हूँ, सेकंड हाफ से मोस्टली चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिखेंगी आपको, क्योंकि ये जो भी इंटरेस्ट रेट कट है उसका बेनिफिट आना या फिर जो टैक्स कट का बेनिफिट है, ये सब धीरे धीरे कई महीने लग जाते हैं, तुरंत नहीं आता है फ़ायदा। तो जब उसका फ़ायदा आने लगेगा सिस्टम में तो इकनॉमी के हालात सुधरेंगे, कंपनीज़ के भी हालात सुधरेंगे, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगेन मैं फिर से बोलूँगा, जो कि बोल रहा हूँ, नियर फ्यूचर में, ठीक है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, बहुत ज़्यादा रिटर्न आइडियली हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एक्युमुलेशन फेज़ है, एक्युमुलेट करे, आराम से बैठे रहे, लेकिन हाँ, जो ट्रेजेक्ट्री है इकोनॉमी का वो धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे जैसे पॉजिटिविटी आएगा स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा और धीरे धीरे रिटर्न्स भी आएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल फॉर द टाइमिंग हमें आराम से जब जब मौका मिले इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए और आराम से बैठे रहना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।